गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। रिगार्डिंग द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में हमने पहले भी वीडियोस देखी हैं। उसमें हमने ईआर में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया था। उस टाइप के ट्रांसपोर्ट का हमने बोला गया था को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लिए वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसलेशन के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग बोल सकते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब राइबोसोम पे पूरी तरीके से प्रोटीन बन चुका है, यानी कि राइबोसोम ने क्या किया है, पूरी तरीके से प्रोटीन बना दिया और अब ये जो पूरा प्रोटीन बन चुका है टोटली अच्छी तरीके से, इस तरीके के प्रोटीन का हो रहा है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये पूरी तरीके से बन चुका है, इसका बनना बाकी नहीं है और इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए ट्रांसलेशन होने के बाद हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। यहाँ पे ये स्टार मार्क पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके पास खुद की हर एक मशीनरी प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहीं बाहर से प्रोटीन लेता है? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ 13 टाइप के प्रोटीन्स बना सकता है। वो कितने प्रोटीन बना पाएगा? 13 टाइप के प्रोटीन बना सकता है। लेकिन वो न्यूक्लियर जिनोम से बने हुए लगभग 1500 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को लेता है। करीब 1500 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे इतने सारे प्रोटीन्स की नीड होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी साइकिल्स चल रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रही है, ईटीसी चल रही है। इस हिसाब से बहुत सारे फंक्शंस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, तो उसको बाहर से प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं। तो ये सारे जो प्रोटीन्स है ये कौन बनाता है? ये न्यूक्लियर जिनोम बनाते हैं। इनको बनाएगा न्यूक्लियर जिनोम और फिर इनकी सिंथेसिस, फाइनल सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में होती है। जो राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में। एंड देन फाइनली इनकी जो एंट्रेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगी। पर यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कितना है, उसके पास प्रेजेंट होती है 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसको पहले आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, प्लस जो ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा और तब जाके वो मैट्रिक्स में पहुंचेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हम बाकी सारी ऑर्गेनल से इसको कंपेयर करें तो, क्योंकि इसके पास कितनी प्रेजेंट है? इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर हम इसके आगे देखें माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांसफर के बारे में, तो यहाँ पर जिस भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है हमें वो पूरी तरीके से बन चुका है। उसका ये जो एन टर्मिनल होगा, यानी कि जो अमाइनो टर्मिनल होगा, उसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। 15 से लेकर 15 अमाइनो एसिड से लेकर 55 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है जिसको प्रो सीक्वेंस भी बोलते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं, MTS भी बोलते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये बताएगा कि हाँ ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि साइटोप्लाज्म में इतने सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, सब प्रोटीन्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल पे जाना होता है, तो उनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिससे पता चल जाता है प्रोटीन को कि उसको किस रास्ते पे जाना है। तो यहाँ पर इसका ये जो एन टर्मिनल है उस पे करीब 15 से लेकर 55 अमाइनो एसिड का प्रो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है या फिर MTS प्रेजेंट होता है। इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस की स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड में रिच होता है। ये किस में रिच होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड में रिच होगा, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है।
यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो नीचे वाली है ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों को पास करके प्रोटीन को कहाँ एंटर होना है, प्रोटीन को एंटर होना है मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत क्या है कि प्रोटीन बन चुका है, प्रोटीन पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में बन चुका है। तो अगर एक बार प्रोटीन बन जाता है तो उसकी फोल्डिंग होने लग जाएगी, और अगर हमें प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन की फोल्डिंग ना हो, हमें उसे लीनियर फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इस प्रोटीन को हमें फोल्डिंग से बचाना पड़ेगा, हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि ये प्रोटीन फोल्डेड ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका नाम होता है चैपेरॉन। ये जो चैपेरॉन मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। इनका नाम होता है HSP70। ये HSP70 क्या करेंगे, इस प्रोटीन से आके बाइंड कर लेंगे और प्रिवेंट करेंगे फोल्डिंग। ये इस प्रोटीन को फोल्ड नहीं होने देंगे। कब तक ये ऐसा करेंगे, जब तक ये प्रोटीन जो है आउटर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ नहीं जाते। तो यहाँ पर अगर हमें इस प्रोटीन को आउटर मेम्ब्रेन से अंदर पहुंचाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसा ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होगा, कोई चैनल प्रेजेंट होगा जो कि हेल्प करेगा इसके ट्रांसफर में। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो चैनल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टॉम, उसको बोलते हैं टॉम। टॉम ऐसे ही नाम नहीं रखा गया, इसका रीजन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकोन है इसलिए इसको बोला गया है ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है एंड टर्मिनल पे, यहाँ पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये सबसे पहले इंटरैक्ट करेगा स्टॉम के साथ। जैसे ही इंटरैक्ट करेगा स्टॉम के साथ तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में ही ट्रांसपोर्ट होना है। तो यहाँ पर ये आ गया एंड टर्मिनल का सीक्वेंस और यहाँ पे हमारा ये आ गया प्रोटीन, ठीक है। पर इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि HSP तो यहाँ पे बाउंडेड है, इस चैनल से हमें अंदर लाना है। तो यहाँ पर इस HSP को रिमूव करवाना पड़ेगा। इस HSP को रिमूव कैसे करवाएंगे हम, ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी। ATP की हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से ये जो HSP70 है ये रिमूव हो जाएंगे और इसके थ्रू ये जो चैनल है इसके थ्रू प्रोटीन की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ATP हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ATP की हाइड्रोलाइसिस हो गई जिसकी वजह से HSP क्या हो जाएंगे, HSP हो जाएंगे डिसोशिएट, वो हट जाएंगे और यहाँ पर प्रोटीन की जो है वो एंट्री हो जाएगी टॉम के थ्रू। प्रोटीन की एंट्री हो गई टॉम के थ्रू। अभी ये जो प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्टॉम चैनल में प्रेजेंट और थोड़ा सा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है। अब हमें इसको और अंदर लेकर आना है। तो इसको और अंदर लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक और चैनल यूज करना पड़ेगा जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। इस चैनल का नाम होता है टिम। इस चैनल का नाम होता है टिम। नाम से आप समझ गए होंगे कि इस चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। इस चैनल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। दिस विल बी ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक बार इसके थ्रू एक बार ये जो प्रोटीन है ये अंदर आ चुका है। अब ये किससे इंटरैक्ट करेगा, अब ये इंटरैक्ट करेगा टिम के साथ। एक बार टिम के साथ इसने इंटरैक्ट कर दिया तो टिम को पता चल गया कि हाँ ठीक है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है। तो ये क्या कर देगा, ये इसको दे देगा एंट्री। हमारा ये जो प्रोटीन है ये पहुंच जाएगा अब धीरे धीरे अंदर, ठीक है, ये पहुंच गया है मैट्रिक्स में। अब क्या हमें इस प्रो सीक्वेंस की कोई ज़रूरत है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम था इस प्रोटीन को अंदर तक पहुंचाना वो हो चुका है। इस जो MTS का जो काम था वो इसने कर दिया। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको कर दिया जाएगा कट। यहाँ पे अब इसको कर दिया जाएगा कट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो इसको आके कर देंगे कट। इनको बोला जाता है MPP। MPP यानी कि मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज। ये पूरा इसका फुल फॉर्म होता है MPP का। ये आके इसको कट कर देगा। यहाँ पर ये जो टॉम होता है ये पूरा टॉम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इस टॉम के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं टॉम 40।
ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है टॉम 40 कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही यहाँ पर टिम का भी पूरा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रोटीन्स एसोसिएट होकर एक चैनल बनाते हैं और इस टिम का नाम होता है टिम 23। इस तरीके से अब ये प्रोटीन अंदर आ रहा है, लेकिन अब इस प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटीन को हमें पुल करना पड़ेगा, इसको हमें नीचे खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो सिग्नल सीक्वेंस है कट हो चुका है। अब हमें इसे अंदर लाना है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, प्लस हमें इसे वंस अगेन मिस फोल्डिंग से बचाना होगा। तो यहाँ पर वंस अगेन क्या आ जाएंगे, यहाँ पर वंस अगेन आ जाएंगे HSP70। यहाँ पर HSP70 आके बाइंड करेंगे, HSP70 यहाँ पर वंस अगेन ATP का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये क्या करेंगे, ATP का हाइड्रोलाइसिस। हमें पता है अगर ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसकी वजह से क्या मिलती है, उसकी वजह से मिलती है एनर्जी। अगर ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसकी वजह से हमें मिलेगी एनर्जी। तो इस एनर्जी की वजह से HSP क्या करेगा, HSP जो है पुल कर पाएगा प्रोटीन को। HSP विल बी एबल टू पुल द प्रोटीन इनसाइड। वो इस तरीके से, जैसे कुएं से हम पानी नहीं खींचते, उस तरीके से इसको अंदर लिया जाएगा, प्लस ये मिस फोल्डिंग से भी बचा देगा। वंस ये प्रोटीन अंदर आ चुका है तब यहाँ पर HSP जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था वो हो चुका है, वो डिसोशिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी फोल्डिंग हो जाएगी, प्रोटीन की हो जाएगी फोल्डिंग। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है एक प्रोटीन का इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पर इसके साथ साथ एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये जो एन टर्मिनल है उस पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा एज कंपेयर टू आउटर सरफेस, सो दैट ये जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं ये आराम से एंटर कर सके मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर इफ यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ATP की सिंथेसिस होती है तब यहाँ पे प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊँ तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन। ये हम ETC के बारे में देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक, ताकि आपको वो वाला फंडा समझ में आ जाए मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में NADH प्लस FADH2 बना होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। इससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं और इनर मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। वंस यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है तब मैट्रिक्स से इनर या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स मूव करते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से प्रोटॉन्स मूव करते हैं। जब मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी चार्ज के डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसी चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इस चार्ज को यूज करके पहली जो चीज की जाती है वो की जाती है ATP की सिंथेसिस। आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो कैसे बोलते हैं, इस प्रोसेस से ही ATP की सिंथेसिस होती है। अगर आपको ये पूरा नहीं आता है, इसके बारे में ETC के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। सो यहाँ पर अब क्या होगा, जब ETC चलेगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज मैट्रिक्स की तरफ और बाहर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ये भी हेल्प करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को एंटर करने में, जिसकी वजह से पूरा प्रोटीन एंटर कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हेल्प्स इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन मैट्रिक्स में इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को ये हेल्प करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरा हमारा इस तरीके से ट्रांसपोर्ट चलता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
सो ये फर्स्ट स्टेप था। इसके अलावा हमें इनर मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसफर होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे ट्रांसफर होता है, ये सब प्रोसेसेस भी हमें देखने हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंडिंग of how to transport the proteins into the mitochondrial matrix. Thank you so much guys for watching the video. Don't forget to subscribe my channel.